सुप्रभात। मैं सुनीता झा आज आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड के कक्षा अष्टम की एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ और इस कविता का नाम है इतने ऊंचे उठो, जिसे लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। ये हमें बता रहे हैं कि इंसान को इतना महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि उसे सबसे ऊंचा स्थान पाने की इच्छा उसके अंदर बनी रहनी चाहिए। पर इन सब के साथ साथ उनके अंदर अहंकार या भेदभाव की कोई भी मनोदशा पैदा न होना ही मानवता के लिए श्रेयस्कर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। पाठ से पहले क्या बताया गया है। विपरीत परिस्थितियों एवं समस्याओं के होते हुए भी संयमी, दृढ़ एवं संकल्पवान बने रहना ही ऊंचा उठना है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपकी परिस्थितियां सही नहीं है, किसी भी वजह से आप बहुत तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या आपको बहुत से साधन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, आपके सामने बहुत सी समस्याएं हैं, फिर भी संयम के साथ मतलब धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर और दृढ़ संकल्प लेकर मतलब एकदम से निश्चय करके आगे बढ़ते रहने की सोच जो होती है, संकल्पवान यानी अपने बात पे दृढ़ रहने की सोच जो होती है, उसी को ऊंचा उठना कहते हैं, आगे बढ़ना कहते हैं। इस कविता में व्यक्ति को ऊंचा उठने के लिए प्रेरित किया गया है। तो शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कवि कहते हैं कि तुम्हें इतना ऊंचा उठना है, तुम्हें इतना आगे जाना है जितना ऊंचा गगन है, यानी कि सबसे ऊंचे स्थान को पाना तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। कवि कहते हैं कि सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखो, मतलब सबको एक समान समझो, किसी प्रकार का भेदभाव मत रखो। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। और कहते हैं कि जैसे आसमान जो है, गगन जो है, सबको एक नजर से देखता है, पूरी धरती को अपनी धूप, छाया, बरसात सब कुछ देता है, किसी के लिए भेदभाव नहीं रखता, उसी तरह तुम भी धरा को अर्थात धरती को समता की भाव मतलब एक समान मानने की जो भाव है, उस वृष्टि से, बारिश से धरा को सींचो, अर्थात धरती को विकसित करने में समानता की भाव की वृष्टि यानी कि सबको एक मानने की सोच की वृष्टि जब करोगे तभी धरा विकसित हो सकती है। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि कहते हैं कि जाति भेद की या धर्म के, वेशभूषा की या काला है, गोरा है, कोई रंग द्वेष हो, ऐसा कोई भी जो भेदभाव है, संसार में कई तरह के भेदभाव होते हैं ना, अमीर गरीब, जाति, धर्म, रंग रूप, रहन सहन, जो भी है, जिस भी तरह के जो द्वेष हैं, जो भेदभाव हैं, उस ज्वाला से उस भेदभाव की आग में जलते हुए जग जो है, संसार जो है, उस संसार में इतना शीतल बहो, इतनी ठंडक फैला दो जितना मलय पवन है। मलय पवन अर्थात चंदन सी ठंडी हवा। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। कवि हमें कह रहे हैं कि हम अपने नए हाथों से, यानी कि हम जो आज के वर्तमान के जो नागरिक हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम आज के अनुसार बढ़ते हुए परिवर्तनशील संसार को आज के अनुसार, वर्तमान के अनुसार उसको संवारे, उसे सुंदर बनाएं, सजाएं, नई तूलिका से, नए ब्रश से उस संसार के चित्रों में नए रंग भरे, नई खुशियां भरें, नए राग को नूतन स्वर दो और जो पुराने गीत हैं, पुरानी आवाजें हैं, उसमें नए प्रगतिशील स्वर दो, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो।
भाषा को नूतन अक्षर दो, और जो बातें कही जा रही हैं, लोग जो सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उनमें नए विचार भरो, अक्षर के जैसे नए अक्षर भर दिए गए हों। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है, ये इसका जो नया युग अभी शुरू होने वाला है, उस नए युग की नई मूर्ति रचना करो। यानी इस संसार को एक मूर्ति के रूप में कवि मान रहे हैं और कहते हैं कि इस संसार की एक और नई मूर्ति बनाओ आज के समय के अनुसार, और उसमें इतना मौलिक बनो, इतना उसमें नयापन हो, अपने विचार डालो, किसी के सुन के नहीं, देखा देखी नहीं, सुनकर नहीं, यानी उसमें अपने मूल विचार होने चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, उसमें कोई दिखावा नहीं, किसी और से सुना हुआ नहीं, अपने विचार से उसमें इतना नयापन उसमें तैयार करो जितना कि स्वयं सृजन अर्थात निर्माण है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जिन सिन्न का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। कवि कहते हैं कि जो समय बीत चुका है, अतीत हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन समय बीत चुका है, समय परिवर्तनशील है, और आज के समय के अनुसार भी अतीत से हमें जितना सीखना चाहिए, जितना हमें अतीत की चीज को अपनाना चाहिए, बस उतना ही को लो जो हमारे लिए अच्छा हो, पोषक अर्थात जो हमें पुष्टि प्रदान करे, हमें स्वस्थ बनाए। तो जितना सही हो अतीत में, जो बीत गया समय है उसमें जो अच्छी बातें हैं, सिर्फ उन अच्छी बातों को लो, क्योंकि जो जीर्ण शीर्ण है, यानी टूटा फूटा है, पुराना है, उन चीजों का मोह बना के रखना कि नहीं वो पुराने समय से चले आ रहा है तो सही ही होगा, जरूरी नहीं है। उन चीजों को छोड़ दो, क्योंकि पुरानी चीज को हमेशा हृदय में लगा के रखना ही मृत्यु के समान है। द्योतक मतलब उसी के जैसे, उसके बारे में बोल रहा है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। कहते हैं कि जितने भी बंधन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज का बंधन, धर्म का बंधन, अतीत को भूल गए, उन चीजों को, उन सारी बातों को भुला दो, उन सारे बंधन को तोड़ दो, और अपने मन के जो चिंतन है, जो विचार करने की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर, उसको रुकने मत दो। सारे बंधनों को, सारी बाधाओं को छोड़कर सोचो, नई चीजें सोचो, और गति यानी कि अपनी जो रफ्तार है उसको हमेशा आगे चलने दो, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सत्य है, जो चिरंतन है, जो हमेशा से चला आ रहा है, चिरकाल से चला आ रहा है, और हमेशा बदलाव होना आवश्यक है। धरा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। कवि कहते हैं कि धरा यानी इस धरती के जो शाश्वत प्रवाह है, मतलब इस धरती पर जो नियमित रूप से, शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहे, जो हमेशा जीवित रहे, निरंतर हो, तो जो हमेशा से जो प्रवाह है, जो उसकी रफ्तार है, जो चाल है, उस चाल के साथ आगे बढ़ो, परिवर्तन के साथ आगे बढ़ो, गतिमय बने रहो, अपनी रफ्तार को मत रोको, और इतने गतिमय बनो, इतनी रफ्तार बनाए रखो कि जितना परिवर्तन है, यानी जिस अनुसार समय में परिवर्तन हो रहा है, सोच में परिवर्तन हो रहा है, अपने अंदर भी उतनी ही गति पैदा करो, ताकि तुम परिवर्तन में पीछे न रह जाओ। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम अपनी धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बना दे। अगर सच में कहीं कोई स्वर्ग हो तो वो उतना ही सुंदर, जैसा स्वर्ग सुना जाता है, कहा जाता है कि वहां पर किसी तरह का दुख नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई अमीरी गरीबी नहीं है, सबको एक नज़र से देखा जाता है, सबको तरक्की का और जीने का
हक मिला हुआ है, तो वैसा स्वर्ग अगर सच में कहीं पे है तो उसे हम चाहते हैं कि धरती पर भी ले आए, यानी धरती पर भी स्वर्ग के समान सुख लाना हम चाहते हैं। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। प्रतिपल मतलब हमेशा। कौन कौन हमारे साथ हमेशा है? सूरज, चांद, चांदनी, तारे, ये सब प्रतिपल हर वक्त हमारे साथ हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि कहते हैं कि जो कुरूप है यानी जो सुंदर नहीं है, जो चीज खराब है, संसार में बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत से नियम, बहुत से कायदे कानून बुरी हैं, उन बुरी चीजों को सुंदर रूप दो, सुंदर सलोना रूप दो उन चीजों को। जो अच्छी नहीं है, जो बदलाव जिसमें चाहिए, उन्हें बदलो और सुंदर रूप बना कर दो। इतने सुंदर बन जाओ, सारी कुरूपता को खत्म करके उन्हें इतना सुंदर बना दो जितना कि स्वयं आकर्षण है। आकर्षण का मतलब जो अपनी तरफ खींचता है, तो उतना सुंदर बना दो जो कि जितना कि स्वयं आकर्षण सुंदर होता है। तो इस प्रकार से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हमें कहते हैं कि हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए और हमें हमारी धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने के लिए जो बीत चुका है और जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, जो खराब है, उसको सुंदर बनाने के लिए कहते हैं। जो बीत चुका है और हमारे लिए वो समय अच्छा नहीं था तो उसे बदलने के लिए कहते हैं, परिवर्तनशील बने रहने के लिए कहते हैं। समय के साथ साथ अपने आप में बदलाव लाना हमारे लिए, समाज के लिए, संसार के लिए आवश्यक है, क्योंकि समय जो है परिवर्तनशील है और अगर हम उसके साथ अपने विचारों में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो बच्चों, इस कविता को आपने समझ लिया है। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। मैंने इनको अधूरे वाक्यों में इनका उत्तर तो कर दिया है, जिसको आपको पूरे वाक्य में लिखना है। अगले प्रश्न के भी उत्तर मैंने पूरे कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ये लाइन छोड़ दी थी, तो ये आपको खुद यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिख दिया है। वाक्य पूरा आपको करना है, इसमें भी और इसमें भी। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने पूरे कर दिए हैं। आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके आगे समास विग्रह और समास का नाम भी है, जो कि मैंने यहाँ पर दे दिया है। मुझे याद है कि मैंने व्याकरण के विषयों में समास के ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं उसे भी जल्दी ही करने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि परीक्षा से पहले वो कार्य मैं कंप्लीट कर लूँ। तो ये रहे उपसर्ग लगाकर इन शब्दों का नया रूप तैयार करना है यहाँ पर, और उपसर्ग सम और प्र उपसर्ग है, तो मैंने यहाँ प्र उपसर्ग से बनाया है, ये सारे हैं सम उपसर्ग से। उसके बाद है प्रकृति प्रत्यय का उल्लेख करना है, यानी कि यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो ये हो गए प्रकृति और ये हो गए प्रत्यय। और अब चूंकि आप 8वीं कक्षा में हैं तो आप जरूर इन विषयों में 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हैं। जातिगत भेदभाव जो होता है उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप जान रहे हैं कि राजनीति में भी लोग जाति के अनुसार जो वोट देते हैं उससे क्या होता है कि समाज में, राजनीति में बुराइयां पैदा हो रही हैं। धर्म भेद क्या है, रंग भेद क्या है, लिंग भेद क्या है, और इन विषयों में इससे समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है 2-3 लाइनों में। तो आशा है ये आप लोग स्वयं कर लेंगे। ये पार्ट भी आपका पूरा हो गया और मैं जल्दी ही इसके बाद एक और कविता है, वो कविता और साथ ही 2 और पार्ट जो हैं वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।